हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि रासायनिक क्रियाएं होती क्या हैं, उनको बहुत अच्छे से हमने समझा है इस पार्ट 1 में। तो अगर आप डायरेक्ट पार्ट सेकंड वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सबसे पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को समझाया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको उस पार्ट फर्स्ट वीडियो को देखना अति आवश्यक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सबसे पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो को देखिए। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता से हम लोग ये पहचान पाएंगे कि इनको पढ़ने से हम लोग ये पहचान पाएंगे कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला उसका रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाना, मतलब कि ठोस का द्रव हो जाना, द्रव का गैस हो जाना, गैस का द्रव हो जाना, ये सारा क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो गैस है, ऑक्सीजन जो गैस है, वो क्या हो गया है? जल जो द्रव में परिवर्तन हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया भाग लिया है। दूसरा है कि गैस का निकलना। गैस का निकलना मतलब जब भी दो पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उनके रासायनिक अभिक्रिया करने से हम लोगों को गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में मान लीजिए हम लोग जिंक लिए, जिंक के मान लीजिए कुछ ऐसे दाने ले लिए और उसके ऊपर मान लीजिए हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक जब अभिक्रिया करेंगे हमको इस बीकर के मुंह पे दिखेगा कि कुछ गैस निकल रही है और ये गैस हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी भाग लेगा तो गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। अब ये कौन सा गैस निकलेगा, ये इन पदार्थों के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा पदार्थ कौन से पदार्थ से मिल रहा है। उसके बाद है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब हुआ कि मान लीजिए दो पदार्थ अलग अलग रंग के हैं, या मान लीजिए दो पदार्थ हैं दोनों रंगहीन हैं और आपस में जब रिएक्शन किए, आपस में जब अभिक्रिया किए तो किसी रंग में परिवर्तित हो गए, रंग में परिवर्तित हो गए, तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया भाग लिया है। चौथा है कि अवक्षेप का निर्माण होना। तो अवक्षेप का निर्माण होने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि अवक्षेप होता क्या है। अवक्षेप का मतलब होता है कि अघुलनशील ठोस। जब भी किसी दो विलयन को मिला रहे हैं, जब भी किसी दो घोल को मिला रहे हैं, उन घोल के मिलने के बाद जब एक घोल बनेगा तो उस घोल में हम लोग देखेंगे कि कुछ अघुलनशील ठोस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो उस अघुलनशील ठोस को ही हम लोग कहते हैं अवक्षेप। उस अघुलनशील ठोस को कहते हैं अवक्षेप। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है किसी दो पदार्थों के बीच में और हम लोगों को अवक्षेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया भाग लिया है, रासायनिक अभिक्रिया घटित हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो परख नली है और एक परख नली में हम लोग मान लीजिए कि लेड नाइट्रेट का घोल लिए हुए हैं, दूसरे में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का घोल लिए हैं और एक घोल को दूसरे घोल में मिला रहे हैं। तो जब इन दोनों घोल को आपस में मिला देंगे और हमारे पास एक घोल बन गया है तो इस घोल में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लेड आयोडाइड का एक अवक्षेप मिल गया है जो पीले रंग का है और हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट मिला हुआ है। तो अब देखिए ये रंगहीन है और ये भी रंगहीन है। लेड नाइट्रेट रंगहीन है और पोटेशियम आयोडाइड रंगहीन है और ये जब दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो हम लोगों को पीले रंग का अवक्षेप दे रहे हैं। मतलब कि इनके रंग में परिवर्तन भी हो गया और हम लोगों को क्या मिल रहा है? अवक्षेप में भी मिल रहा है। तो इस उदाहरण से हम लोग इन दोनों विशेषताओं को समझ लिए। अब इनकी पांचवी विशेषता होती है कि तापमान में परिवर्तन। मतलब कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया अगर घटित हो रही है दो पदार्थों के बीच में तो उनके तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब हुआ, एक हम लोग इसका अपना घरेलू उदाहरण देख सकते हैं। जब हम लोग चूना लेके आते हैं मार्केट से तो वो थोड़ा उसमें कोई सभी हीट उष्मा नहीं रहता है, लेकिन जब उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो देखेंगे कि उस चूने से हम लोगों को इतनी ज्यादा उष्मा मिलती है कि उससे हम लोग जल भी सकते हैं।
उस उष्मा से हम लोगों का हाथ जल जाता है, उससे हम लोग जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट महसूस होता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उष्मा महसूस होता है। हम लोग देख रहे हैं तापमान में परिवर्तन हो गया, एक चूना था उसको जब पानी मिलाए तो उससे तापमान में परिवर्तन हो गया। इन पांचों विशेषताओं को आप लोग अपने कॉपी पे लिखिए और जो भी चीज़ बताया जाता है उसको अपने कॉपी पे नोट करिए। इस वीडियो को रोकिए, उसको समझिए और फिर उसके बाद उसको स्टॉप करिए और अपने नोट्स को अच्छे ढंग से बनाइए। जैसे भी आप लोगों को अपने तरीके से बनाना हो उसको अच्छे से बनाइए और उसको जब रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग इस विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हम लोगों का है रासायनिक समीकरण। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ कि रासायनिक समीकरण का मतलब ये हुआ कि जब भी मान लीजिए हम लोग ये देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दे रहे थे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हम लोगों को जल दे रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया जो घटित हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इसको ही जब हम लोग लिखने के लिए उसको मतलब कि दर्शाने के लिए हम लोग जिन शब्दों और जिन प्रतीकों का, प्रतीक मतलब कि चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो हुई मान लीजिए उसकी परिभाषा के रूप में। अब हम लोग इसको अपने भाषा में समझ सकते हैं कि मान लीजिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसको हम लोग लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग लिखेंगे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने के बाद हम लोगों को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसको हम लोग पूरे वाक्य के रूप में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हम लोगों को रासायनिक समीकरण का ज्ञान नहीं है तो। अगर हम लोगों को रासायनिक समीकरण का ज्ञान नहीं रहेगा इसको एक पूरे बहुत बड़े वाक्य में लिखना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो इसी रासायनिक समीकरण के ज्ञान से हम लोग इस रासायनिक जो भी अभिक्रिया हो रही है उसको हम लोग सरलतर रूप में दर्शा सकते हैं, उसको किसी शब्द या प्रतीक के माध्यम से। तो हम लोग इस रासायनिक समीकरण को समझने लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग को ये जिंक है और हाइड्रोजन सल्फेट ये रिएक्शन किया और ये बना दिया, हम लोगों को हाइड्रोजन गैस दे दिया। तो ये तो हम लोग तुरंत लिख ले रहे हैं, ये हम लोग तुरंत क्या किए लिख लिए। एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम लोगों को रासायनिक समीकरण का ज्ञान है तो हम लोग इसको लिख दिए कि हम लोगों को पता भी चल जा रहा है कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला रहे हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को इस रासायनिक समीकरण का ज्ञान नहीं होता, रासायनिक समीकरण लिखने का ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तो हम लोग क्या करते पूरे उसको वाक्य के रूप में लिखते। उस पूरे वाक्य के रूप में लिखने से हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती, ज़्यादा कठिनाई होती, ज़्यादा टाइम लगता, समय लगता और अच्छे सुचारू रूप से हम लोग लिख भी नहीं पाते। तो इसी के लिए कुछ लोगों ने रासायनिक समीकरण शब्द को लेके आया, इसको लेके रासायनिक समीकरण को लेके आया कि इस रासायनिक अभिक्रिया को सरलतम रूप में हम लोग लिख लें, उसको समझ लें। तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण की परिभाषा को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। और मेरे हिसाब से आप लोगों को रासायनिक समीकरण क्यों प्रयोग में आया आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को सरलतम रूप में दर्शाने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसका परिभाषा होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त मतलब कि सरलतम माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण
कहलाता है। तो हम लोग जितनी भी बातें अभी तक बोले थे उसको हम लोगों ने एक डिफिनेशन के रूप में लिख लिया। हम लोग अभी तक यही तो बात किए थे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको हम लोगों को दर्शाने में बहुत दिक्कत होता है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसको हम लोगों को लिखने के लिए बहुत वाक्यों में लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो उन्हीं वाक्यों को ना लिखें हम लोग उसके लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग में लाए और इस लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों, देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, प्रतीकों तथा सूत्रों। उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका कुछ प्रतीक होगा, उनका कुछ सूत्र होगा। अब उन्हीं के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अभी हम बार बार ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक का एक प्रतीक हुआ और एक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हुआ। इसको जब हम लिख दे रहे हैं ऐसे तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अब ये रासायनिक समीकरण के रूप में आसानी से लिख दिए। नहीं तो इसको हम लोगों को वाक्य के रूप में लिखने में कितनी दिक्कत होगी। लिखते जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हम लोगों को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो कितना अभी ये तो हम अभी और छोटे से वाक्य में बोल दिए, ये बहुत बड़े वाक्यों में लिखना पड़ता है इसको हम लोगों को। इसलिए हम लोग जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके हम लोग प्रतीक को लिख दिए या उनके सूत्र को लिख दिए, उसको हम लोग कितने संक्षिप्त भाग में लिख दिए और वो समझ भी गए कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में समझे। अब इस रासायनिक समीकरण में कुछ नए नए शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हम लोग इसी को नहीं, मान लीजिए हम लोग इसको ही जिंक वाले को ही लेते हैं और इसको लेते हैं, ठीक। और हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो हम लोग देखेंगे इसमें कुछ शब्द का प्रयोग होता है, कुछ चीजों का हम लोगों को समझना जरूरी है। इस रासायनिक समीकरण में कौन सा क्या होता है। तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जब जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। और इनके रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। जो भी पदार्थ हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद, और जो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। मतलब देखिए याद करने में कोई दिक्कत तो है ना, जो अभिक्रिया कर रहे हैं वो क्या होगा, अभिकारक, और जो हम लोगों को मिल गया उत्पाद हो गया। उत्पाद तो आप लोगों को समझ में आया, मान लीजिए जो भी कुछ बनता है, बनने के बाद जो चीज मिलता है उसे ही तो हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ये दोनों चीज मिले तो ये उत्पाद हो गए। और ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं वो हो गए अभिकारक। तो वही तो कारक बने हैं किसी भी चीज का, तो ये क्या हो गया, अभिक्रिया के कारक है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। और जब दो चीज मिलके कुछ भी बन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इधर क्या मिलता है, हम लोग उत्पाद मिलता है, और इधर जो चीज अभिक्रिया में अभिक्रिया के कारक होते हैं, अभिक्रिया के कारण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, और इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इससे आप लोगों को भूलना नहीं है। तो मतलब कि जो हमारे बाएं तरफ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, अभिकारक है, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो क्या है, उत्पाद है। और भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीर एक तीर कैसे लगाएंगे। मान लीजिए हम लोग तो तीर ऐसे भी लगा सकते थे, तीर मान लीजिए हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोग तीर ऐसे ही क्यों लगाए। इस तीर का लगाने का मतलब ये होता है कि तीर का जो सिरा है, तीर का जो ये सिरा है वो उत्पाद की तरफ होता है। तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की तरफ होता है, और ये तीर का जो पिछला वाला भाग है वो अभिकारक के साइड में होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए यही तीर अगर हम लोग उल्टा कर देते, अगर यही तीर हम लोग ऐसे बना देते तो इसका मतलब हो जाता तुरंत ये चेंज हो जाता है। अब ये क्या हो जाता, ये अभिकारक हो जाता, ये अभिकारक हो जाता और ये उत्पाद हो जाता। ये क्या हो जाता, उत्पाद हो जाता। इसलिए हम लोग इस तीर के सिरा और पिछले भाग को हम लोगों को बहुत ध्यान से लगाना है। अगर हम लोग इस तीर के भाग को गलत तरीके से लगा दिए तो इसका अभिप्राय भी गलत हो जाएगा। मतलब कि हम लोगों को अभिकारक कौन सा होगा, उत्पाद कौन सा होगा, तुरंत परिवर्तित हो जाएगा।
इसलिए हम लोगों को इसको भी ध्यान रखना है कि जिधर अभिक्रिया भाग ले रही है, मतलब जिधर अभिकारक है उधर उसका पूछ आएगा, और जिधर उसका उत्पाद मिल रहा है उधर उसका सिर आएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से हम लोगों को लगाना है तीर को, ठीक। उसके बाद ये धन ए प्लस साइन क्यों आया? ए प्लस साइन जब दो पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ आ जाते हैं किसी भी अभिक्रिया में, तब हम लोग इस प्लस साइन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इस अभिकारक में क्या होगा, दो पदार्थ आ गए, एक जिंक और एक सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इनको जब एक साथ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन का उपयोग करते हैं। इसी तरह मान लीजिए इधर उत्पाद में क्या हो गया, जिंक सल्फेट आ गया और हाइड्रोजन गैस आ गया, तो अब ये दो पदार्थ आ गए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या होगा, प्लस साइन का उपयोग करना पड़ेगा। और मान लीजिए एक और पदार्थ आता तब भी, जैसे मतलब जितने पदार्थ रहेंगे उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऐसे लगाते रहेंगे, प्लस का साइन। मान लीजिए इसके बाद भी एक और पदार्थ आ गया, इधर मान लीजिए एक और पदार्थ आता तो इसको पहले यहाँ लिख देते, इधर एक और पदार्थ आता तो इधर लिख देते। तो मतलब पदार्थों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन का उपयोग करते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ये तीर किधर लगाना है, तीर का सिरा हमेशा उत्पाद के साइड में होगा और तीर का पूछ हमेशा अभिकारक के साइड में होगा। अभिकारक किसे कहते हैं, जब जो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया के कारण बनते हैं, मतलब जो अभिक्रिया के कारण है, मतलब कि इन्हीं के कारण तो अभिक्रिया हो रही है, नहीं रहती तो अभिक्रिया नहीं होती। तो जो अभिक्रिया के कारण है वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और उत्पाद मतलब कि उन दोनों के मिलने के बाद जो भी चीज का उत्पत्ति हुआ है वही क्या होगा, उत्पाद हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात बहुत अच्छे से समझना है। अगर इसको आप लोग समझ लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि बार बार आप उल्टा लिख देंगे, उत्पाद की जगह पर अभिकारक, अभिकारक की जगह पर उत्पाद दिया रहेगा क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा। इसलिए उत्पाद और अभिकारक को आप लोग वीडियो को बार बार पीछे करके समझ सकते हैं। नहीं एक बार में समझ में आ रहा है, दो बार में समझ में आ जाएगा, जरूर आप लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो ये हम लोगों ने रासायनिक समीकरण समझा। रासायनिक समीकरण में जो नए नए शब्द आते हैं, जो भी शब्द प्रयोग में आते हैं, उन शब्दों को हम लोगों ने देखा और उनमें हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा और उनका हम लोगों को प्रयोग करना आना चाहिए कि तीर किधर लगाना है, प्लस किधर लगाना है, अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़े और हम उस विशेषताओं के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। और इस वीडियो में हमने देखा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इन रासायनिक समीकरणों में प्रयोग होने वाले शब्द चिन्ह को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा। तो इस वीडियो के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित रहेगी तो हम लोग उससे रासायनिक अभिक्रिया कभी भी असंतुलित नहीं रह सकती है, उसको हमेशा संतुलित करना रहता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अभी तक हम लोग केवल यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कोई सा भी दिक्कत होता हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए और आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, अभी पहली बार हम लोग आके अभी वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी स्टार्ट है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन आप लोग कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसको अच्छे से अगर पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अगर सुनेंगे, समझेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। और कोई सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।